सोचिए, आज से हजारों साल पहले के इंसान, जिनके पास ना तो लोहे के औजार थे, न पहिया और ना ही कोई आधुनिक मशीनरी, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया जो आज की मॉडर्न साइंस को भी पूरी तरह से चकरा कर रख देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्य में उतरने वाले हैं जो प्राचीन मिस्र की रेत में दफन है। अब पिरामिडों के इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 8000 साल पीछे। और यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद आपको हैरान कर दे। आज जिसे हम सहारा का रेगिस्तान कहते हैं, वो पूरे 6000 सालों तक रेगिस्तान था ही नहीं। विज्ञान इसे अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहता है। ये एक एकदम हरी भरी दुनिया थी जहाँ विशाल झीलें थीं और घुमंतू शिकारियों के कबीले रहते थे। इन लोगों ने तो नप्ता प्लेया जैसी जगहों पर पत्थरों के विशाल कैलेंडर तक बना डाले थे। है ना कमाल की बात। लेकिन फिर लगभग 5500 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत भयानक बदलाव आया। हुआ ये कि हमारी पृथ्वी की धुरी में एक बेहद मामूली सा झुकाव आ गया। सुनने में ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन इसका असर बिल्कुल प्रलय जैसा था। मॉनसून की दिशा हमेशा के लिए बदल गई और वो हरी भरी दुनिया एक तपते हुए जानलेवा रेगिस्तान में बदलने लगी। जाहिर है, पानी सूखने लगा तो खौफ से भरे इन कबीलों को पानी की एक एक बूंद के लिए अपना घर बार छोड़कर मीलों भटकने पर मजबूर होना पड़ा। इसी भयंकर पलायन के दौरान उन थके हारे लोगों को इस सुनहरे रेगिस्तान को चीरती हुई एक जीवन रेखा नजर आई, महानील नदी। सोचकर देखिए, जब उन प्यासे शिकारियों ने पहली बार उस ठंडे पानी को छुआ होगा तो उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो उसी जमीन पर खड़े हैं जहां उनके वंशज आगे चलकर दुनिया के सबसे महान अजूबों का निर्माण करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आम शिकारी दुनिया के पहले इंजीनियर कैसे बन गए। नील नदी की जो बेकाबू बाढ़ आती थी वो अपने पीछे इथियोपिया की उपजाऊ काली मिट्टी छोड़ जाती थी। आदि मानवों ने देखा कि इस मिट्टी में गिरे हुए बीजों से अपने आप जंगली गेहूं उग रहा है। बस फिर क्या था, मिट्टी को सूखने से बचाने के लिए उन्होंने पत्थर और लकड़ी से छोटी नहरें और दीवारें बनाना शुरू कर दिया ताकि बाढ़ का पानी रोका जा सके। और यहीं से इंसान ने पहली बार पानी को कंट्रोल करना सीख लिया। अब खेती शुरू हुई तो गेहूं और जौ के पहाड़ों जितने भंडार लग गए। लेकिन हम सब जानते हैं कि जहां बेशुमार दौलत होती है वहां लालच भी चला आता है। इन विशाल अनाज के भंडारों ने रेगिस्तान के खूंखार लुटेरों को अपनी तरफ खींचा। जाहिर है, अपनी दौलत और अनाज को बचाने के लिए लोगों को ताकतवर नेताओं की जरूरत पड़ी। और यहीं से राजा नारमर जैसे महाबली शासकों का उदय हुआ, जिन्होंने पहली बार पूरे मिस्र को एक करके दुनिया के पहले साम्राज्य की नींव रखी। बड़े बड़े शहर बसने लगे। सवाल ये उठता है कि इतने विशाल साम्राज्य को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाए। इसका जवाब छुपा था एक बहुत ही चतुर साइकोलॉजिकल ट्रिक में, जिसे उन्होंने मात का नाम दिया। ये प्राचीन मिस्र का न्याय और ब्रह्मांडीय संतुलन का सिद्धांत था। शासकों ने लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी कि अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। और इसी भारी भरकम सिस्टम को चलाने के लिए, टैक्स का हिसाब किताब रखने के लिए उन्होंने दुनिया की पहली लिखित भाषा ईजाद कर ली, जिसे आज हम हायरोग्लिफिक्स कहते हैं। और ये साम्राज्य सिर्फ खेती तक सीमित नहीं था। पैपिरस से बनी विशाल नावों ने नील नदी को एक बहुत ही बिजी ट्रेड रूट में बदल दिया। उन्होंने अपना सरप्लस गेहूं और लिनन बाहर भेजा और बदले में लेबनान से देवदार की लकड़ी, सिनाई के पहाड़ों से तांबा और नूबिया के रेगिस्तानों से टन भर के हिसाब से ठोस सोना मंगवाया। देखते ही देखते मिस्र दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्य बन गया। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा इंसान जो खुद को भगवान राजा कहता है, वो मौत के बाद भी अपनी ताकत कैसे कायम रख सकता है? इसके लिए शासकों ने इतिहास का सबसे बड़ा माइंड गेम खेला। उन्होंने लोगों में ये डर बिठा दिया कि अगर राजा का शरीर सड़ गया तो उसकी आत्मा सूर्य देवता रा का कभी नहीं पहुंच पाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। सोचिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कैसा डर फैलाया गया था। और इसी खौफ का नतीजा था इतिहास की सबसे खौफनाक लेकिन वैज्ञानिक प्रक्रिया, ममीफिकेशन। ये प्रोसेस काफी डरावना था। लोहे के हुक से दिमाग को नाक के रास्ते बाहर निकाला जाता था। दिल को शरीर में छोड़कर बाकी सारे अंग निकाल लिए जाते थे। फिर शरीर को 40 दिनों तक एक खास तरह के नमक में सुखाया जाता और आखिर में देवदार के तेल और रेजिन का लेप लगाकर उसे सूती पट्टियों में कसकर लपेट दिया जाता। ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि राजा का शरीर वक्त की मार और लुटेरों से बचा रहे। अब मम्मी तो बन गई, लेकिन उसे सुरक्षित रखने के लिए जो पिरामिड बने वो कोई रातों रात हुआ जादू नहीं थे। ये पूरी तरह से इंजीनियरिंग का एक ट्राई एंड एरर था। शुरुआत में मस्तबा बने जो मिट्टी की ईंटों के चबूतरे थे।
फिर इमोटेप ने पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर स्टेप पिरामिड बनाया। राजा स्नेफरू के समय तो एक भयानक गलती भी हुई, जहां 54 डिग्री के झुकाव की वजह से पिरामिड टेढ़ा हो गया, जिसे बेंट पिरामिड कहते हैं। लेकिन आखिर में अपनी गलतियों से सीखते हुए उन्होंने दुनिया का पहला परफेक्ट और चिकना पिरामिड खड़ा कर दिया, द रेड पिरामिड। और फिर एंट्री होती है फराओ खुफू की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिएगा, 2.3 मिलियन यानी 23 लाख। खुफू का बनवाया हुआ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 481 फीट ऊंचा था और इसे बनाने में 23 लाख विशाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये आंकड़ा आज भी इंसानी सोच और कल्पना की सारी हदों को पार कर देता है। लेकिन सवाल तो वही है, बिना मशीनों के उन्होंने ये असंभव काम किया कैसे? पीला पत्थर तो वहीं गीज़ा से निकाल लिया गया, सफेद चूना पत्थर नील नदी के पार से लाया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 50 टन भारी लाल ग्रेनाइट के विशाल पत्थर 800 किलोमीटर दूर आसमान से लाए गए, और वो भी नील नदी की बाढ़ के पानी का इस्तेमाल करके। और हां, हॉलीवुड फिल्मों के उलट इन्हें खींचने वाले कोई गुलाम नहीं थे। ये बेहद कुशल किसान और कारीगर थे जो गीली रेत पर स्लेज को खींचते थे ताकि रगड़ यानी फ्रिक्शन कम हो सके। और इनकी परफेक्शन तो देखिए, 23 लाख पत्थरों को बिना किसी कंपास या लेजर लेवलर के बिल्कुल ट्रू नॉर्थ दिशा में सेट किया गया है। पत्थरों के बीच का जॉइंट इतना बारीक है कि आज के जमाने का एक रेजर ब्लेड भी आप उनके बीच नहीं डाल सकते। ज्यामिति और सटीकता का ऐसा चमत्कार आधुनिक विज्ञान के लिए आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। अब इतनी मेहनत, इतना परफेक्शन, लेकिन क्या खुफू का ये विशाल पत्थरों का किला सच में उसके शरीर को महफूज रख पाया? सच कहूं तो ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। अपनी लाश को सुरक्षित रखने के लिए इन फराओ राजाओं ने जो पहाड़ जितने विशाल पिरामिड बनाए ना, असल में वो लुटेरों के लिए मुझे लूट लो कि सबसे बड़े और चमकते हुए साइन बोर्ड बन गए थे। तो जाहिर है इसका नतीजा बहुत खराब होना था। बाद के राजाओं ने जब देखा कि पिरामिड तो बड़ी आसानी से लुट रहे हैं, तो वो बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी। पिरामिड बनाना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और अपनी लाशों को छुपाने के लिए उन्होंने गहरी, अंधेरी और जमीन के नीचे की गुप्त गुफाओं को चुना। और इसी जगह को आज हम वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जानते हैं। और इसी गुप्त घाटी में सालों बाद 1922 में एक ऐसा पल आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने जब एक 3000 साल पुरानी सीलबंद दरवाजे के अंदर झांका तो उनके मुंह से निकला, हाँ, अद्भुत चीजें। ये शब्द इतिहास में अमर हो गए। उन्हें एक ऐसे युवा और कमजोर राजा की बिल्कुल सुरक्षित, बिना लूटी हुई रहस्यमयी कब्र मिली थी, जिसका नाम था तूतनखामून। जरा सोचिए, इस एक छोटी सी गुप्त कब्र के अंदर आखिर था क्या? एक बहुत ही छोटी सी जगह में लगभग 5000 बेशकीमती चीजें ठूस-ठूस कर भरी थीं। शुद्ध सोने के रथ, जादुई हथियार, एक के अंदर एक रखे कई सोने के ताबूत और एक 10 किलोग्राम का शुद्ध सोने का डेथ मास्क। अब ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर एक इतने छोटे और कमजोर राजा की कब्र में इतनी अथाह दौलत थी, तो गीज़ा के उस विशाल ग्रेट पिरामिड के अंदर शुरुआती दिनों में कितना खजाना रहा होगा। बस यही सवाल हमें वापस गीज़ा की तरफ खींच लाता है। जब आधुनिक खोजकर्ताओं ने आखिरकार गीज़ा के ग्रेट पिरामिड के अंदर उस भारी ग्रेनाइट वाले किंग्स चैम्बर को किसी तरह तोड़ा, तो उन्हें वहां क्या मिला? इतनी मेहनत और सुरक्षा के बाद आखिर अंदर था क्या? जवाब है, कुछ भी नहीं। जी हां, बिल्कुल खाली। कोई ममी नहीं थी, कोई खजाना नहीं था, यहां तक कि दीवारों पर एक भी हायरोग्लिफ्स या निशानी नहीं मिली। मानव इतिहास की सबसे महान इमारत अंदर से पूरी तरह वीरान निकली। और बस इसी खालीपन ने आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी बहस को जन्म दे दिया। अब इस वीरान चैम्बर ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ है ओरायन कोरिलेशन थ्योरी, जो कहती है कि गीज़ा के तीनों पिरामिड आसमान में ओरायन बेल्ट के 3 तारों के साथ एकदम सटीक अलाइनमेंट में हैं, जिसे प्राचीन मिस्र में मृत्यु के देवता ओसिरिस का घर माना जाता था। वहीं दूसरी तरफ ऐसी थ्योरीज भी हैं जो मानती हैं कि ये शायद कोई प्राचीन पावर प्लांट थे या इन्हें बनाने में किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता का हाथ था। हम यहाँ किसी भी थ्योरी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आज भी इस पर कितनी जबरदस्त बहस होती है।
और आपको बता दूं, ये रहस्य आज के इस मॉडर्न जमाने में सुलझने के बजाय और भी गहरा हो गया है। 2015 के स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के दौरान एक छोटे से रोबोट को सिर्फ 8 इंच चौड़ी एक सुरंग में भेजा गया। वो अंधेरे में करीब 200 फीट अंदर तक रेंगता हुआ गया और फिर उसके सामने एक रहस्यमयी पत्थर का दरवाजा आ गया जिसमें तांबे के पिन लगे थे। जब वैज्ञानिकों ने बहुत ही सावधानी से उसमें ड्रिल करके कैमरा डाला तो पता है उसके पीछे क्या था? एक और गुप्त दरवाजा। और विज्ञान की सबसे ताज़ा और सबसे चौंकाने वाली खोज तो हाल ही में हुई है। आधुनिक स्कैनर्स ने ग्रेट पिरामिड के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही विशाल और रहस्यमयी खाली जगह यानी एक वॉइड का पता लगाया है। ये एक ऐसा गुप्त चेंबर है जहां पिछले 4,500 सालों से किसी भी इंसान के कदम नहीं पड़े हैं। कोई नहीं जानता कि उसके अंदर क्या है। तो ये सब हमें आज के सबसे बड़े और एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि मानव इतिहास की ये सबसे बड़ी पहेली के पत्थर के दरवाजों के पीछे सच में क्या छिपा है? प्राचीन मिस्र के लोगों की वो गजब की बुद्धिमत्ता, उनका खौफ और उनका कमाल का इंजीनियरिंग कौशल आज भी हमें अचंभित कर देता है। इस महान रहस्य ने निश्चित रूप से इतिहास को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।